Welcome to UPSC History Guru. My name is Sahil Turki and today we are going to discuss about the UPSC History option. काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड थी कि हिस्ट्री ऑप्शनल को हम लोग कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, कैसे हिस्ट्री ऑप्शनल को पढ़ा जाता है, नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, क्या हिस्ट्री ऑप्शनल एक अच्छा डिसीजन हो सकता है जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और अगर हम हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल चुन रहे हैं तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं सर जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, और हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल और हिस्ट्री एज ए जीएस इनमें क्या डिफरेंसेस है। सो आज इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस जो करेंगे, एक तो हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसा रहने वाला है, प्लस अगर आपने हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल अब चुन लिया है तो उनके लिए कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको जरूरी जो है रीड करनी पड़ेंगी, प्लस नोट्स कैसे बनाने हैं, स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए और किस तरीके से हम पेपर ए और पेपर बी यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं और मोर देन 300 मार्क्स इसमें लेके आ सकते हैं। क्या हिस्ट्री ऑप्शनल और जीएस में कोई डिफरेंसेस हैं? सो पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली है और बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि हिस्ट्री ऑप्शनल पे एक वीडियो होना चाहिए। इवन इस चैनल के ऊपर हिस्ट्री ऑप्शनल की कोई और वीडियो नहीं है, सो होपफुली ये वीडियो आपको बहुत फायदा देगी। सो यूपीएससी हिस्ट्री गुरु में सबसे पहली चीज जो मैं आपको आज बताऊंगा दैट इज, एक तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी का पूरा इंटायरली हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए सिलेबस क्या है, प्लस हम इसमें बात करेंगे बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए और साथ में ही हम इसी में बात करेंगे स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए। यानी ये कंप्लीट वीडियो आपको पूरी तरीके से वो सब कुछ देगी जिसकी आपको डिमांड है। लेकिन इस वीडियो के अंदर जिन बुक्स का मैं नाम ले रहा हूं वो बुक्स आपको पढ़नी पड़े या फिर वो मेरी खुद की इंटरप्रिटेशन है या मुझे अच्छी लगती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑन बिकॉज ऑफ कि लोगों को या काफी सारे जो ऑलरेडी क्वालिफाई जिन्होंने किया है उन्होंने इन बुक्स का इस्तेमाल किया, क्या फायदा हुआ, और अगर हम बुक्स चूज भी कर रहे हैं तो उन पर्टिकुलर बुक में हमें क्या क्या पढ़ने की जरूरत है। चलें अब शुरू करते हैं। यदि अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो पहली बार आप सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेन इंपॉर्टेंटली ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में भी जानकारी मिलती रहे। यहां पे अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री ऑप्शनल की एडवांटेज क्या है। अगर हम हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल ले रहे हैं तो सबसे पहली चीज इसके फायदे क्या हो सकते हैं और क्या हम जब ले रहे हैं तो कौन कौन सी चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो यहां पे लिखा गया है हिस्ट्री इन जीएस पेपर में, जीएस पेपर फर्स्ट जो हमारा आता है उसमें भी हमें फायदा देगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है हिस्ट्री का। जो एडवांटेज है वो ये है कि आपका जो जीएस यूपीएससी मेंस का एग्जाम है और प्री का, जिसमें इंडियन आर्ट एंड कल्चर, उसी में आपका एंशिएंट और मिडाइवल, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर्ल्ड हिस्ट्री फ्रॉम ए गुड चंक ऑफ दिस सिलेबस इंटायरली आप ये देख सकते हैं कि जो जीएस 1 का पेपर हमारे पास आता है, यानी जीएस 1 आपका इंडियन सुसाइड जो आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है, उसमें जितनी भी सारी चीजें हैं वो ऑलरेडी आपके यूपीएससी के ऑप्शनल में इंक्लूड हैं। यानी एक स्टूडेंट अगर हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल ले रहा है तो हिस्ट्री एज ए जीएस भी पढ़ रहा है, यानी उसको ऑलरेडी इंडिया का आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। सो बेस्ट एडवांटेज, यानी एडवांटेज के तौर पे ये पहला फायदा होने वाला है उसके। सी बहुत फायदा देगी ये वीडियो, तभी मैंने कहा था। सेकेंड, अगर हम इसको पूरी तरीके से स्टडी करते हैं हिस्ट्री को एज ए ऑप्शनल विल हेल्प यू कवर अ ग्रेट डील इन द जीएस पेपर। पूरी तरीके से जीएस पेपर में आपको फायदा देने वाला है। सो जिन बच्चों ने डिसाइड करना है या बच्चे जो डिसाइड कर चुके हैं, एक बहुत ही अच्छा डिसीजन उन्होंने लिया है, तो उनको इस चीज की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए कि हमसे कोई गलती हो गई या हम हिस्ट्री को नहीं समझ पाएंगे। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो मैंने क्योंकि सारा इंटायरली आपको बताने की कोशिश की, एक एक पॉइंट लिखा है। मोreover अगर आप देखेंगे तो कंसेप्ट लाइक जैसे इसमें आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक कंसेप्ट आता है, वर्ल्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो कोल्ड वॉर वगैरह आ जाता है,
you read about in the history will help you to understand the concept in the economic as well. यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में भी आपको यहां से पता चल जाएगा. इवन पॉलिटिकल साइंस जिन बच्चों का है उनको भी ये फायदा देगा, एंड इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि आपको हिस्ट्री पढ़नी है. भारत का पहला सफर कैसा रहा, भारत जब ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर था यानी ब्रिटिश रूल के अंडर था तो उस समय क्या हो रहा था, हमारी इकोनॉमी कैसी थी, वर्ल्ड का हाल क्या था. यानी कंप्लीट देखें तो पूरी जानकारी आपको सब कुछ मिलता है इसमें. उसके बाद अगर आप देखेंगे, एडिंग ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ दिस एड्स अ वेटेज टू योर आंसर इन एवरी जीएस पेपर. यानी अगर आप हिस्ट्री ऑप्शन ले रहे हैं तो पॉलिटी में भी फायदा, इकोनॉमिक का भी फायदा, उसके बाद आप इंटरनेशनल रिलेशन में भी काफी सारी चीजें ले सकते हैं. मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा इंटरनेशनल रिलेशन आ चुका है उसके अंदर, नहीं, लेकिन काफी सारी चीजें रेलिवेंट हैं. जैसे आप मुझे बताएंगे कि सर एक एग्जाम्पल के तौर पे बताइए, आप कैसे कह सकते हैं कि हमें पॉलिटी में भी ये फायदा देगा अगर हमारा ऑप्शनल है. तो बेटा देखिए, इसमें हम बहुत सारे एक्ट्स पढ़ते हैं, तो आप सब जानते हैं कि पॉलिटी में हमारे 2 चैप्टर तो मिनिमम एक्ट से ही ऊपर होते हैं. दूसरी बात, पॉलिटी में आप लोग सिटीजनशिप, पॉलिटिकल साइंस में या पॉलिटी में आप जो है, अगर आपका ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस तो वो एक अलग बात है, लेकिन पॉलिटी के तौर पे देखें तो राइट्स, नेशनलिज्म, ये सारी चीजें ऑलरेडी हिस्ट्री के अंदर डिस्कस की गई है. सो मींस एक बच्चे को एडवांटेज ही एडवांटेज है, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन हो या फिर उसके साथ इकोनॉमी की बात कर लें, तो भाई ये बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया आपने और इसमें आपको फायदा ही फायदा है. तो ये कहना कि शायद मैं कुछ बेटर कर सकता था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा. हिस्ट्री एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं, बस एक अच्छे मेंटोर की जरूरत है. ये मैं इसकी आपको एडवांटेज बता रहा हूं. आज हम पूरी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये तो सिर्फ इसकी एडवांटेज है. तो पहली खुशी आपको ये है कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया है एज ए हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल चुन के. वैसे मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि वो हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल चुन ले, हम डिटेल आज इसकी एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपका डिसीजन क्या होना चाहिए. कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजिएगा. दूसरी चीज अगर हम देख लें तो यहां पे हम लोगों को एक और फायदा इसका ये है कि दैट हिस्ट्री इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ही सरल है अगर आपके पास एक अच्छा एजुकेटर है, एक अच्छा आपके पास मेंटोर है. मैं बार बार इसलिए मेंटोर का वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि जब हम हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल पढ़ते हैं और हिस्ट्री एज ए जीएस पढ़ते हैं तो बहुत डिफरेंस है भाई. बहुत डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जीएस का पैटर्न पूछने का, सवाल पैटर्न पूछने का कुछ अलग होता है और जब ऑप्शनल में क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत अलग होते हैं. लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत इजीली हम लोग इसको समझ सकते हैं. अगर आपने टीचर से सही पढ़ा तो भाई आपके लिए ये एक बहुत सरल होने वाला है. सबसे पहली चीज, ये जो एडवांटेज इसका है एसोसिएटेड विद हिस्ट्री इज दैट इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड. बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है. When comparison to some other conceptual subject like political science or maybe other subject like anthropology or maybe geography, I'm not saying that कि वो books अच्छी नहीं है, but आप सब जानते हैं कि जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं या हम जियोग्राफी पढ़ेंगे तो हमें बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स में रहना है. और जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं या हम लोग जियोग्राफी की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा. यहां पे हिस्ट्री में आपके लिए एक चीज बहुत है, जो चीजें हो गई हैं वही होने वाली हैं भाई, उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पढ़ने का ढंग चेंज जरूरी करना पड़ेगा. तो पहला एडवांटेज तो ये है. लेकिन अब जिन बच्चों ने ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, ले लिया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने बहुत गलती कर दी है, बहुत अच्छा किया है. पॉलिटिकल साइंस इज अ ग्रेट सब्जेक्ट, बहुत अच्छा है. मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिन्होंने हिस्ट्री एज ए ऑप्शन लेना है या उनकी ख्वाहिश है कि वो हिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं. एक ये एडवांटेज है. अगला एडवांटेज यहां पे ये है, there are no big formulas to remember. In history, you don't need to remember dates, even though you don't need to remember a war. Sometime, अगर आपने कुछ देखा होगा तो कुछ बच्चे ये करते हैं कि सर कि हमें पूरी तरीके से उनके नाम भी याद रखने पड़ते हैं, या हम लोगों को कहां कहां पे उसने टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया, किस किस जगह आक्रमण कर दिया. ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें याद नहीं रखना पड़ता. बट पता नहीं आप लोग अगर याद कर रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है,
Here we can call it that big formula, no need to remember or difficult and abstract theories to learn. अगर हम यहां देखें तो इतनी बड़ी बड़ी थ्योरीज भी आपको देखने को नहीं मिलती। तभी मैं कहता हूं भाई कि हम जब भी कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते हैं उसके पीछे बैकग्राउंड में जाके देखते हैं कि आखिर इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी बात हमें क्या अच्छी लगी, कि यहां पे कोई भी आप लोगों को थ्योरीज रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। आई एम गिविंग यू सब कुछ आपके सामने में लेके आया हूं। नाउ यू डिसाइड कि आपको ये चुनने में या आपको हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल कैसा लगता है। उसके बाद in addition to there are some wonderful documentaries and program on television that talk about the historical event and people. हम सब जानते हैं कि हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो हमारे साथ एसोसिएटेड है। भाई सुबह से शाम तक आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा डिस्कशन होती है। जैसे आपके घरों के अंदर भी डिस्कस होता है कि पहले के लोग कैसे रहा करते थे, हमारा कल्चर कैसा था, अब सोसाइटी में कैसी चेंज आ रही है, पहले एजुकेशन सिस्टम कैसा होता था। सो ये क्लियरली शो करता है कि हमारे पास ऑलरेडी काफी सारी जानकारी होती है, यानी हमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता है, उनको थोड़ा सा और आगे जाके नॉरिश करने की जरूरत है और एड ऑन करने की जरूरत है। तो हिस्ट्री किसी के लिए एक नया सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि अचानक से आ गया और कोई चीजें पता नहीं थी, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आप सबको पता है, उनको और थोड़ा सा एड ऑन करने की जरूरत है। Whenever you are bogged down by the and daunting preparation, you can unwind by the watching them and also learn something useful for your exam. Like for example, कभी कभी आपको कुछ टॉपिक ऐसा लगता है जो टॉपिक बहुत ही टफ है और जिस टॉपिक के अंदर जाके आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ऐसा क्यों होता है। मैं आपको बता देता हूं कि हिस्ट्री के अंदर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं। जैसे हमारा स्टोन एज टाइम, कभी कभी इस स्टोन एज के समय में हम लोगों को बहुत दिक्कत आती है। ऐसा आ जाता है कि यार कैसे पता चला होगा कि पत्थर थे, फिर वैसे पत्थर के आकार बने, फिर उन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता पत्थरों को ही यूज करना शुरू कर दिया, फिर नदियों के निकट आ गए, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ जानवरों को पालना शुरू कर दिया, फिर एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। सो एक बच्चा कभी कभी इमेजिनेशन पर्सपेक्टिव में चले जाता है कि ये सारा तो हुआ ही नहीं। जी हाँ, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपको दिक्कत दे सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सारे चैप्टर आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल में अगर आप पहला प्रश्न देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो मैप बेस्ड होता है। सो स्टोन एज की टेंशन छोड़ दीजिए, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और दूसरी बात, जब भी आपको लगे कि ऐसा कोई ऐसी चीज आ गई जो समझ में नहीं आती, तो भाई बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हमारे पास पड़ी हुई हैं। अगर आपका एक अच्छा एजुकेटर आपके साथ है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाता है, तो फिर भी आपका सफर बहुत सरल होने वाला है, यानी कि ईज होने वाला है। सो बेटर चांस है इस समय आपके लिए कि आप हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल चुन सकते हैं बेटा, जिनको 2022 के लिए जाना है या 2023, 2024। अगर उनको लगता है कि हिस्ट्री उनको बहुत अच्छे से समझ में आती है, हिस्ट्री को वो ज्यादा कैरी ऑन कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे मार्क्स दिए जा सकते हैं। पास्ट में भी अगर आप देखेंगे तो काफी सारे बच्चों ने ऑलरेडी इसमें एग्जाम क्वालिफाई किया है। सो नया नहीं है, आपके लिए कैसे नया हो गया। अगली चीज, अभी तो मैं इसका इजी टू अंडरस्टैंड की बात करूं। अगला हमारे पास है कि सर हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल में अगर हम देखें तो कुछ स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक चीजें देख लेते हैं। ये भी आपको मैं बता देता हूं, हिस्ट्री इज ए प्रीडोमिनेटली एज ए स्टैटिक सब्जेक्ट। ऐसा कुछ भी आप देखिएगा कि आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोगों ने कोई पास्ट की चीज पढ़ी, अचानक से करंट अफेयर्स में आ गई, ऐसा कुछ होता भी नहीं है। जो चीजें बनी हैं वैसे बनी रहेंगी। प्लस Although the UPSC add dynamic portion, कभी कभी यूपीएससी इसमें डायनेमिक चीजें डाल देता है क्योंकि वो नीड है एग्जाम की टू एवरी सब्जेक्ट। एक चीज देखिएगा, एक्सेप्ट हार्डकोर साइंस सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में अगर आप देखेंगे उसमें इतनी चीजें नहीं होती, लेकिन एक चीज है कि ये एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, यानी जो चीज जैसे गांधी पीरियड है, भाई जो हुआ सो हो गया, इसमें कुछ चेंज आने वाली नहीं है। थोड़ा एनालिटिकल करके सवाल कर सकता है और कंसेप्चुअल भी से पूछ सकता है, तो एक चीज हो सकता है, बाकी तो सारा सब सेम ही रहेगा, कोई चेंज होने वाला नहीं है। सो यहां पे भी डर नहीं है आपके पास। दूसरी चीज, हिस्ट्री इज अनलाइक पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वेयर एवरी क्वेश्चन कैन परहैप्स बी लुक्ड एट फ्रॉम द करंट अफेयर एंगल एज वेल। लाइक फॉर एग्जांपल, पॉलिटी में करंट अफेयर्स को के बिना आप एक पॉइंट भी नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर आप देखें उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इवन इकोनॉमी, इवन जियोग्राफी, बाई करंट को नहीं छोड़ सकते। लेकिन हिस्ट्री में
करंट अफेयर्स अगर नहीं भी है तब भी मार्क्स अच्छे आ ही जाएंगे। यस, अगली चीज, एंड ऑफ कोर्स हिस्ट्री डज नॉट चेंज, सो इट डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट upkeep like international relations और इकोनॉमी, लाइक बाकियों की तरह इस सब्जेक्ट को किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छे फायदे दिखा रहा हूं मैं, अभी डिसएडवांटेज भी हैं, अभी तो एडवांटेज की बात कर रहे हैं कि आपने अगर ये स्टेप उठा भी लिया है या उठा रहे हैं तो ये फायदे आपको पहले देखने चाहिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल, फ्यू टिप्स एंड अप्रोच यू कैन अडॉप्ट इन योर हिस्ट्री ऑप्शनल प्रिपरेशन। अगर आपने चुना, अब आपको फायदे समझ में आ गए, तो सर हमारे लिए क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए और हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले स्टार्ट विद एनसीईआरटी। देखिए ये आपका बेस होगा बेटा, अगर आपने एनसीईआरटी यूज करनी नहीं की है तो भाई ये मुश्किल होने वाला है। एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे एनसीईआरटी के लिए आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी के लिए सिंपली आपको मेनली यहां पे बेसिक चीजें पता चलेंगी, बेसिक चीजें आप क्लियर करेंगे तो फिर आपकी बात आगे बनती है। इवन जीएस के पेपर के लिए भी हम एनसीईआरटी ही बोलते हैं। तो अगर ऑप्शनल में भी आप आए हैं तो भाई एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। कैसे? दिस इज अ गुड हिस्ट्री ऑप्शनल स्ट्रेटेजी, स्पेशली इफ यू आर नोवाइस टू बी दिस सब्जेक्ट and have forgotten your high school history, so you need to go through by the NCERT। देखें, अब सारे बच्चों को तो पिछले का जो हिस्सा है, किताबें थी जो हमने स्कूल में पढ़ी वो हमें भूल चुकी हैं। अब हमें अपनी बेस को स्टैंड करना है तो डायरेक्टली बड़ी बुक्स के ऊपर जंप नहीं करेंगे, पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। ये रहा आपका पहला पॉइंट। दूसरा, a lot of candidates prefer the old NCERT as they give a history in the correct chronicle order। मैं भी इसके साथ हूं, यहां पे कोई प्रॉब्लम। सो जब आप एनसीईआरटी यूज कर रहे हैं तो दो टाइप की एनसीईआरटी आपको आएगी, एक मिलेगी आपको न्यू एनसीईआरटी और एक मिलेगी आपको ओल्ड एनसीईआरटी। अब यहां पे बात जो कर रहा है, ये कह रहा है कि क्रॉनिकल ऑर्डर उसमें बहुत ज्यादा है, यानी कि जो उसका एक फॉर्मेट बना है, सिस्टमैटिक जो बनी है, वो ओल्ड एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलती है। सो जिन बच्चों ने भी हिस्ट्री एज ऑप्शनल लेना है तो उनके लिए ये वाला पार्ट लगेगा, यानी कि ओल्ड एनसीईआरटी लगेगी। और कहां पे यूज करनी है वो भी आगे बताऊंगा। तो पहली चीज आपकी ओल्ड एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। दिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द टाइमलाइन ऑफ द रूलर्स, कौन कब आया, कैसे आया, एंड इवेंट्स ऑलवेज knowledgeable of which can give you a clear picture of things। अब देखिए यहां एनसीईआरटी में आपको टाइमलाइन पता चल रहा है, रूलर पता चल रहा है, इवेंट्स पता है, लेकिन याद रखिएगा जब हम मेंस का आंसर लिखेंगे तो उस समय हमें एटलीस्ट बड़ी किताबों को पढ़ने के समय ये चीजें ऑलरेडी पता होंगी, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो आप यहां पे रीडिंग करेंगे, थॉरली रीडिंग करेंगे, अच्छे से रीडिंग करेंगे, यहां पे आपके सिर्फ और सिर्फ माइंड मैप बनना शुरू हो जाएंगे। माइंड मैप कैसे बनाया जाता है? जैसे सिंपल सी बात है कि आप इस समय एनसीईआरटी को यूज करके, फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे थे किसके बारे में, आपने यहां पे क्लियर कर दिया, थोड़ा सा मैं इसको यहां पे क्लियर कर देता हूं, यहां पे आपके लिए थोड़ा सा फायदा दे देगा। आपने यहां पे अकबर के बारे में पढ़ा, ठीक है, एनसीईआरटी से, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे। आप देखेंगे कि अकबर ने आर्ट एंड कल्चर में क्या किया, एक ऐसा पॉइंट बना देंगे, उसकी रिलीजियस पॉलिसी क्या थी, उनकी पॉलिटिकल पॉलिसी क्या थी, उन्होंने कहां कहां पे रूल किया, उनकी फ्रेंडशिप किन किन के साथ है। तो इस तरीके से माइंड मैप बन जाएगा, यानी कि कुल मिला के एक पेज के ऊपर हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसी गलती नहीं कीजिएगा कि आपने पूरी तरीके से सारा एनसीईआरटी ही पूरा एक नोट ही बना दिया, ऐसी गलती नहीं करते बेटा, सिंपल से नोट बनेंगे क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। दूसरी चीज, दिस हेल्प टू अंडरस्टैंड द टाइमलाइन and plus this NCERT is also simple to follow and understand। the most importantly आपके लिए ये जो NCERT लिखी गई है बड़ी सिंपल सी है, बहुत इजी है, अंडरस्टैंड करने में इजीनेस हो जाएगी। ये पहला स्टेप है। सो ये पहला स्टेप हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल के बच्चों के लिए पहला स्टेप, गो थ्रू एंड रीड द NCERT फर्स्ट। तो इसको मैं पहला लिख लेता हूं, पहले ये काम करना है। दूसरा काम हमारा इंपॉर्टेंट होगा, डिवाइड एंड कंक्योर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड स्टेप में आप यूज करेंगे। कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? तो पहली चीज यहां पे ये कहता है, हिस्ट्री बिकम्स इजियर इफ यू डिवाइड इनटू ए टॉपिक्स। आपको टॉपिक्स में डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि आप यूपीएससी का सिलेबस उठा लें, आपने ये डिसाइड कर लिया कि देखें मैं स्टोन एज एक टॉपिक में डाल रहा हूं, ठीक है, दूसरा टॉपिक में डाल रहा हूं
इंडस वैली सिविलाइजेशन। तीसरा टॉपिक आर्यन फॉर एग्जाम्पल सर। फोर्थ टॉपिक में मुझे डायनेस्टीज के बारे में पढ़ना है, तो डायनेस्टीज बहुत सारी हैं, तो आज मैं पूरी डायनेस्टीज का ही पढ़ूंगा। लाइक फॉर 1 वीक आई एम गोइंग टू रीड ओनली अबाउट डायनेस्टीज। फिर अगले दिन मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ूंगा डायनेस्टीज के बारे में, अगले दिन मैं लिटरेचर पढ़ूंगा, अगले दिन मैं रिलीजन पढ़ूंगा। सो आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, विल बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो सेकंड, दैट डिवाइड दैट इंडियन हिस्ट्री इज conveniently divided into a different parts, and you also need to part divided into a small units. आपको छोटे छोटे यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। मैं तो बच्चे को यही कहूंगा कि पहले दिन आप ऐसा कर रहे हैं कि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे स्टोन एज पढ़नी है, तो स्टोन एज क्या था क्या नहीं था, उसके साइट्स कहां कहां पे थे, ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चर कैसा होता था। तो स्टोन एज में बहुत सारे आते हैं। जब आपने डिफाइन कर लिया कि चलिए जी पैलोलिथिकल एज में पढ़िए, मीसोलिथिकल एज पढ़िए, नियोलिथिकल एज पढ़िए, चार्कोलिथिकल एज पढ़िए, आयरन एज, इस तरीके से डिफाइन कर लिया तो यूनिट्स के अंदर। सो यही कह रहा है कि यू शुड आइडियली नो दिस सिलेबस। सबसे पहले आपको यूपीएससी का सिलेबस पता होना चाहिए। फॉलो दिस पार्ट बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। एक बार प्लीज, एक बार नहीं, सारे दिन ही वैसे यूपीएससी का सिलेबस आपके पास होना चाहिए, ताकि आप डिवाइड कर पाए कि अलग अलग चीजें मैं कैसे करूंगी। यू शुड ऑल्सो मेक ए टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स इन ईच सेक्शन सो दैट द रिवीजन बिकम इजियर। आप क्रॉनिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल हमें क्या पढ़ना है, जैसे मैं जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल यू कि आप लोग अंडरस्टैंड प्रॉपरली कर लें। अगर मैंने मिडाइवल हिस्ट्री उठाया और मैंने मिडाइवल हिस्ट्री में क्या कर दिया कि मैंने पहले ही पढ़ दिया बहामी किंगडम, ठीक है। मैं सब अच्छे से जानता हूं कि बहामी किंगडम जो है वो लेट आया था, पहले उससे पहले मुझे दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, ठीक है ना। तो दिल्ली सल्तनत पहले आई, तो ये क्रॉनिकल फॉर्म में बता रहा है, ये बता रहा है कि पहले कौन हुआ, दूसरा कौन हुआ। तो यू शुड आल्सो मेक ए टाइमलाइन। तो आपने टाइमलाइन बनाया, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के इंपैक्ट बहामी किंगडम पे है, फिर विजयनगर एम्पायर, फिर आपके मुगल रूल। तो इस तरीके से टाइमलाइन बनाना है। अननेसेसरली चीजें नहीं पढ़नी है कि आपने खुद ही कुछ बना दिया, खुद ही का टाइम टेबल बन गया, खुद ही आपने पढ़ना स्टार्ट किया, चैप्टर 5 छोड़ दिया और चैप्टर 6 पढ़ दिया, भाई कुछ नहीं होगा। सो पहली टिप आपके लिए एनसीईआरटी, दूसरा आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तीसरी चीज नोट मेकिंग। अब इसमें नोट मेकिंग कैसे होगी, फॉर सब्जेक्ट विद अ ह्यूज, आपको पता है यार इस बात से कोई दो राय नहीं है, यहां पे कोई झूठ नहीं है, सब कुछ क्लियर है कि यूपीएससी हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज्यादा है। सो ह्यूज सिलेबस, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू मेक अ नोट्स एंड स्टडी। आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। क्लास के अंदर आपको टीचर बताएगा, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब वो टीचर क्या करेगा, वो मिक्स करेगा, मिक्स फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, ताकि आपके लिए वो बहुत इजी हो जाए। पहला पॉइंट। दूसरा, फॉर एवरी टॉपिक मेक पॉइंट अंडर हेडलाइंस। हेडिंग्स करना शुरू कर दीजिएगा, यानी कि आपको लग रहा है कि ये पॉइंट बुक के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, तो आपने उसको वहां पे अंडरलाइन कर दिया, ताकि बाद में आप उसके नोट्स बना के उसको क्लियर करें। खासकर ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा होनी चाहिए। सच एज कॉज क्या थे, क्यों हुआ, या मान लीजिए कि रिवॉल्ट हो गया, रिवॉल्ट क्यों हुआ, उसके फीचर्स क्या थे, उसके सिग्निफिकेंस क्या थे, उसका क्रिटिसिज्म आपको बताना पड़ेगा, उसका फेलियर आपको बताना पड़ेगा, उसकी अचीवमेंट आपको बतानी पड़ेगी, उसकी इंपैक्ट बताइए। सो हर चीज को जब आप इतना डायनेमिक और इतना कंसेप्चुअल और इतना एनालिटिकल याद करेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर भाई यहां से सवाल निकलना तो बहुत ईजी है, तो आप बच जाओगे। तो अगर आपने क्या किया कि आपने सिर्फ उसकी हेडिंग पढ़ ली, आपने ये भी नहीं पढ़ा कि कॉज क्या था, फीचर क्या, सीधा आपने उसके अचीवमेंट पढ़े, इंपैक्ट पढ़े, बात खत्म। नहीं, जब भी कोई चीज पढ़े, कॉज पढ़िए, फीचर्स पढ़िए, सिग्निफिकेंस पढ़िए, उसके क्रिटिसिज्म, फेलियर, अचीवमेंट, इम्पैक्ट, भाई फिर उससे ज्यादा सवाल वो आपको क्या करेगा। अगली चीज, फॉर इंस्टेंस द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन, अब इस साल के तौर पे, लेड टू द कांग्रेस पार्टी कॉलिंग फॉर लार्ज स्केल मास मूवमेंट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस। आपको याद है कि क्रिप्स मिशन के फेल की वजह से ही यहां पे जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो बढ़ गई। अब ये रीजन है, देखिए अब यहां से ये एग्जांपल है, इस तरीके से आपको पढ़ना, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। आप सिर्फ जल्दी जल्दी उसको खत्म करने की कोशिश नहीं कर सकते। दिस वाज वन ऑफ द कॉज ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर यही रीजन बना कि क्विट इंडिया मूवमेंट होगी। सो पहले पार्ट का हमेशा दूसरे पार्ट पे इंपैक्ट होता है। सिमिलरली फॉर एवरी टॉपिक मेक सब हेडलाइन, सब हेडलाइन भी बनाने पड़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गांधी जी आए 1915 को आए, तो उन्होंने सबसे पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर भी काफी सारी चीजें हुई, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बताइए आसाम में क्या हो रहा था,
पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा, पिशावर में क्या हो रहा था, स्कूल्स का क्या हाल था, विमेन्स की क्या पार्टिसिपेशन थी, यूथ क्या कर रहा था, ब्रिटिश क्या कर रहा था। तो आपको हर एक तो मेन टॉपिक होगा, एवरी टॉपिक देयर विल बी अ सब हेडिंग एंड मेक नोट फॉर टू मेक अ इजी नोट टू प्रिपेयर फ्रॉम एनसीईआरटी हिस्ट्री व्हिच यू कैन यूज फॉर द रेफरेंसेस एज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, जो की गई हैं, जो बुक बहुत अच्छी हैं जो पढ़नी है। तो यहां पे आप नोट मेकिंग करेंगे, इजी नोट मेकिंग करेंगे ताकि आपको बड़ी बुक्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। अगली पॉइंट, ट्रेवलर्स इन सोर्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये वैसे हमारा जीएस के लिए भी बहुत ज्यादा यूज होता है कि काफी सारे लोग हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, खासकर इंडिया की हिस्ट्री, एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री में काफी सारे लोग भारत की ओर आए थे। It is important to read about the various travelers who visited India in the past, such as Al-Biruni, Fahim, etc. बहुत ज्यादा आए थे। अब्दुल रज़्ज़ाक हो गए, ठीक है, पुर्तगाल के काफी सारे। You should know their observation, वो क्यों आए, क्या कर रहे थे, अबाउट द इंडियन सोसाइटी, उन्होंने भारत के बारे में क्या बोला, जैसे उन्होंने आर्थिक स्थिति के बारे में क्या बोला, पॉलिटिकली हमें क्या बोला ड्यूरिंग द टाइम, व्हाट वी कैन लर्न अबाउट और हिस्ट्री फ्रॉम देयर राइटिंग। जैसे मेगास्थनीज आ गए, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या बताया, क्या उनकी बुक आज हम यूज कर सकते हैं, क्या उन्होंने आर्थिक स्थिति के बारे में बताया था। तो ये सारी चीजें आज हमें कैसे फायदा दे सकती है। सो इसके लिए आप क्या करेंगे कि पूरा एक टॉपिक ही सिर्फ ट्रैवलर्स और सिर्फ सोर्सेस के ऊपर रखिए, बस यहां पे यही पढ़ेंगे क्योंकि उसमें सारा इंक्लूड हो जाएगा। अब आप क्या कर रहे हैं, एक एक ट्रैवलर पढ़ रहे हैं, एक एक सोर्सेज ले रहे, तो आपको प्रॉब्लम, यहां पे सोर्सेज मतलब बुक्स भी आ जाएंगी उनकी। बहुत अच्छा होने वाला बेटा, बड़े अच्छा टिप 4 ऐसे चलेंगे तो हमारा ऑप्शनल बहुत इजी हो जाएगा। आगे अगर आप देखेंगे तो फिर है कनेक्ट द डॉट्स। डॉट्स को कनेक्ट हमेशा किया जाता है। एक ये वाला रीजन फर्स्ट, यानी जो है इसी ने जन्म दिया 2 को, 2 ने जन्म दिया 3 को, 3 ने जन्म दिया 4 को। वो यही कह रहा है कि आपको इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट द डॉट्स इन द हिस्ट्री। एक चीज दूसरी चीज को क्रिएट करती है, जैसे पीजेंट की वजह से ट्राइबल मूवमेंट है, ट्राइबल मूवमेंट की वजह से जो है रे रेवोल्यूशन हुए, फिर 1857 का रिवॉल्ट हुआ, 1857 की वजह से ही 1858 का एक्ट पास हुआ, 1858 की वजह से 1861 का काउंसिल एक्ट पास हो गया, फिर इसी बीच में सर इंडिगो रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गए, इसी बीच में सर हमने देखा कि नए नए वॉइस आना शुरू हो गए। सो देयर इज ऑलवेज अ डॉट, देयर इज ऑलवेज अ कनेक्शन बिटवीन पास्ट एंड बिटवीन द प्रेजेंट। सो ये डॉट आपको, यू कुड रिलेट द पर्सनैलिटीज एंड सर्कमस्टेंसेस एक्स्ट्रा। गांधी का सुभाष चंद्र बोस से क्या लेना देना था, या उनकी डिफरेंसेस क्या थी, या कार्ल मार्क्स के साथ क्या था, इस तरीके की यू कैन मेक अ टेबुलर कंपैरिजन ऑफ द गांधी एंड लिंकॉन, या मंडेला, या अकबर एंड शेरशाह, हिटलर एंड बिस्मार्क। इस तरीके की चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये तो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, आप गांधी को कैसे कंपैरिजन कर सकते हो, या सुभाष चंद्र बोस को किस तरीके से, या सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क के साथ क्यों डाल रहे हो, या लेनिन और गांधी को क्यों जोड़ रहे हो। ये सारा चीजें आपको ये है कि कनेक्टिंग विद द डॉट्स, जब आप पढ़ोगे तो आपको दिमाग में वो खुद ब खुद आने लगेगा। इवन जब मेंटर आपको देगा तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। टिप 5 में आपके लिए सिर्फ ये होगा कि यू मस्ट गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दैट कि यूपीएससी किस तरीके के सवाल पूछता है। सी मैं या आप कोई नहीं बता सकता कि डिमांड क्या है, लेकिन जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं या उनको देखते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि कहां पे हमसे गलती हो रही है और कहां पे हम बेटर कर सकते हैं। यहां पे एटलीस्ट अगर आप 10 इयर्स के भी पेपर देख लेंगे तो आपके लिए इजी सफर होने वाला है, बहुत ज्यादा। इसको मैं कहता हूं कि सबसे बेस्ट गाइड, बेस्ट दोस्त हमारा कौन है यूपीएससी में। सो बेस्ट गाइड हमारा होता है क्वेश्चन पेपर, वो भी कौन से, प्रीवियस ईयर, क्योंकि ये आपको आपकी हकीकत दिखा देते हैं, आपको पहचान दिखाते हैं कि हम कैसे प्रश्न पूछते हैं, हमारा क्वेश्चन पूछने का ढंग कैसा है, जो आप पढ़ रहे हो क्या वो सही में है। मैं बार बार बच्चों को यही कहता हूं कि आप टीचर की ओर मत जाए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ओर जाएं, क्योंकि वहां पे जो है वही एक टीचर भी पढ़ता है और उसको एनालिसिस करता है। ये आपको और क्या फायदा देंगे, मेनी क्वेश्चंस हैव बीन रिपीटेड, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीटली हो रहे हैं, खासकर हिस्ट्री में काफी सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे गांधी। So this tasks make easier for you and for as well as the teacher, and you can make a very easy note and you can put a much stress on that particular topic जिसमें क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार। सो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो बाय this is going to be one of the best guide for you. Now it's all dependent upon you, either you are going to follow these tips or not. See,
I got a lot of messages from the different candidates as will you please make a video on the history as an optional subject? Is there any advantage or how we can use how we can start this particular subject? So मैंने clearly आपको दिखा दिया. Now it's all up to you. Either you are going to follow these tips or not. तो भाई फायदा होने वाला है. उसके बाद जो अगली चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, that is going to be relate to the modern time. Every time whenever you are reading about the ancient time, like Indus Valley civilization आपने पढ़ लिया, relate with the modern time. Relate with the modern time, like for example think about that कि अगर Indus Valley civilization के इतने अच्छे रास्ते थे तो क्या हम सीख सकते हैं उनसे, या स्वामी विवेकानंद ने कुछ जो बोला था क्या वो टीचिंग आज इंप्लीमेंट हो सकती है, या जो कास्ट सिस्टम उस समय था या आर्यंस लोगों का कास्ट सिस्टम क्या आज भी वो इंप्लीमेंट हो जाता है या वो चल रहा है. तो ये सारी चीजें जो है वो पास की आपको रिलेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि यूपीएससी बहुत ज्यादा रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है. जैसे इफ पॉसिबल व्हाइल राइटिंग आंसर मेक ए कनेक्शन टू द कंटेम्परेरी इंडिया पॉलिटी इकोनॉमी. पहले कैसा हाल था, जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस इज गोइंग ऑन, पैंडेमिक पहले भी आए थे, आप उससे क्या सीख सकते हैं, उस समय के पैंडेमिक्स में क्या इश्यूज थे, क्या कारण थे, क्या हमें वही लिखने को देखने को मिल रहा है. When you are talking about the industrial revolution, you must remember that the many of the things that happen in mechanism manner today we are all done by the manually before the industrial revolution. जो आज हम कर रहे हैं वो हम इससे पहले हाथों से काम करते थे. जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो हाथों के काम निकल गए, फिर मशीनों ने काम करना शुरू कर दिया. सो यू नीड टू रिलेट, क्या इकोनॉमी को बेनिफिट हुआ, इन्वायरमेंट पे लेकिन इश्यू आ गए, बहुत सारी चीजें रिलेट की जा सकती हैं. साथ में ये कहते हैं यू कैन आल्सो टॉक अबाउट हाउ द एडवेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन led to the growth of the urban settlement and also led to poverty in the cities. यानी अर्बन में अर्बनाइजेशन आ गई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, लेकिन अर्बनाइजेशन के साथ साथ गरीबी भी आ गई. तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो आपको कंटेम्परेरी वर्ल्ड के साथ देना पड़ेगा. दिस कैन कंपेयर टू द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड इरिगेशन इन द सिटीज एंड द in the migration to the cities that this is happening in the cities today in India. So it's the question UPSC पूछ भी चुका है कि do you believe that the industrialization has created a lot of problem for the urban, जो अर्बनाइजेशन में होगी, बिकॉज a huge chunk of जो लोग थे migrated from the rural to urban areas. Now we are in such a situation where we are trying to make the urban in a good form, like अब बहुत ज्यादा population increasing order में है, लोगों को problem है. So ये सारी चीजें you need to connect with us. ये सारी चीजें पास में हो चुकी हैं. अगली चीज जो ये फायदा देगा, that history optional की बुक लिस्ट. अब तो ये हो गई टिप्स कैसे पढ़ना है, लेकिन बुक्स कौन से यूज करें. देखिए जो बुक्स मैं इसमें आपको दिखाने जा रहा हूं बेटा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं जिन बुक्स की बात कर रहा हूं, बुक्स को पढ़ने का भी ढंग होता है. अब ऐसा नहीं है कि आप बाजार गए वही बुक उठा के लाई, आप फंस जाओगे. आपको क्या करना है, पहले जो टिप्स मैंने बताई आपको एनसीईआरटी स्टार्ट करनी पड़ेगी. जब आपको लगेगा कि नाउ यू आर फुली प्रिपेयर फॉर दीज रेफरेंसेस बुक्स, आप यूज कर सकते हो, आपको लानी पड़ेगी. अब लाओगे कैसे, वो भी इंपॉर्टेंट है. बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, वो एक बार मार्केट जाते हैं, सारी बुक्स लेके आ जाते हैं, फिर उन पे धूल चढ़ी रहती है. आपको क्या करना है भाई, जो बुक बता रहा हूं, जैसे आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम द एंशिएंट हिस्ट्री. सो पहले आप एंशिएंट हिस्ट्री को खत्म कीजिए, तब तक आप मिडाइवल की बुक मत लाइए. क्या होता है कि हम लोग फिर एंशिएंट वहीं पे रखते हैं, सीधा जम करते हैं मिडाइवल वहीं रहेगा, तो फिर सीधे आप चले जाते हैं मॉडर्न पे. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, बुक्स कम रखनी है, कंटेंट जितना कम होगा रिवीजन करने का फायदा होगा. आप यहां पे याद रखिएगा एनसीईआरटी आर.एस. शर्मा आपको पढ़नी पड़ेगी. एंशिएंट जाती एनसीईआरटी को आप रिप्लेस भी नहीं कर सकते. यहां पे याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो एंशिएंट हिस्ट्री की है, यहां पे आपकी डी.एन. झा की बुक आती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इनका पूरा नाम ही मैंने मेंशन किया ताकि आपको दिवजेंद्र नारायण झा, या फिर आप इसको डी.एन. झा भी कहते हैं सिंपल. इनकी एंशिएंट इंडिया की बुक आती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तो ये आपको पढ़नी पड़ेगी. अब इनकी जो बुक है बहुत ही अच्छे पर्सपेक्टिव में लिखी गई है, उसका जो कंटेंट है वो बहुत डेप्थ से लिखा है. प्लस उसमें एक चीज जो आपको देखने को मिलेगी, जो अप्रोच है लिखने की, अप्रोच है वो बहुत बढ़िया है. सो आई ऑलवेज रिकमेंड माय स्टूडेंट टू गो थ्रू बाय द डी.एन. झा हैज रिटन दिस एंशिएंट हिस्ट्री इन अ बेस्ट फॉर्म. ऐसा लगता है कि जो चीजें आपको डाउट क्रिएट करेंगी, ऐसा कैसे हुआ, लेकिन you will not understand this book until and unless, जब तक आपका एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं होगा. एनसीईआरटी विद गुड फॉर्म, लाइक मैंने ऊपर भी मेंशन कर दिया. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन यूज द उपिंदर सिंह बुक,
लेकिन इसमें सिलेक्टिव टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। पूरी उपिंदर सिंह की बुक आपको फायदा नहीं देगी। द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड अर्ली मिडाइवल इंडिया, इसमें कुछ ही टॉपिक्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। एंड आई विल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी मैं कोशिश करूंगा, या जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो को देखने के बाद उनको ये लग रहा है कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, अदरवाइज दिस वीडियो विल बिकम लाइक बहुत लंबी हो जाएगी। सो मैं नहीं चाहता हूं कि आपका समय, सो प्लीज डू वन थिंग दैट ज्वाइन माई Telegram group, or you can send me a message on my WhatsApp number 7006208719. This is a Telegram number जहां पे आप ज्वाइन होंगे एंड मैं उसके लिए आपकी बुक्स एक PDF में ही कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वो भी डाल दूंगा। बुक्स लेकिन लानी पड़ेंगी। तीसरी बुक है आपकी रणवीर चक्रवर्ती एक्सप्लोरिंग अर्ली इंडिया। बहुत अच्छी बुक है। आजकल यूपीएससी इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है क्योंकि ऑलरेडी, तो अगर आप ये 3 बुक ला रहे हो, अब मैं इसमें से थोड़ा सा आपकी हेल्प कर सकता हूं। लाइक फॉर एग्जांपल आपने ये वाली बुक नहीं लाई, ठीक है, एक्सप्लोरिंग द अर्ली इंडिया, तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि कुछ टॉपिक इनके जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, कुछ टॉपिक यहां पे हमें नहीं मिलते, इसलिए ये बुक का यूज करते हैं। लेकिन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ब्रिंग दीज 2 बुक्स टुगेदर, वन इज डी.एन. झा, द सेकंड इज उपिंदर सिंह, विल हेल्प यू। समझ में नहीं आएगी प्रॉब्लम नहीं है, पहले एनसीईआरटी पढ़िएगा, फिर अब ये बुक यूज कर लीजिए। आगे हमारे पास आती है मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री में आगे मैं बता दूंगा। सबसे पहले मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आप क्या कर सकते हैं भाई। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ये फायदा है कि आपने ये जीएस के लिए पढ़ी होगी। सबसे पहले वापस फिर से ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा की आपको पढ़नी पड़ेगी एज ए हिस्ट्री, एज ए ऑप्शनल बुक के लिए अगर आप जा रहे हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, सेकंड ब्रीफ आइडियाज ऑफ द मॉडर्न इंडिया, ये आपको मिलेगी। उसके बाद शेखर जी की बुक एक आती है बंधु उपाध्याय, प्लासी टू पार्टीशन। आई होप ये बुक आपने ये लेनी पड़ेगी, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन इसमें भी काफी सारी चीजें हैं जो मिसिंग है। तो उसके लिए हम फिर से बिपिन चंद्रा की एक बुक आती है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इवन ये हम लोग जीएस के लिए भी यूज करते हैं, तो यहां पे भी आप इसको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए यूज कर सकते हैं। अब यहां पे ये बुक्स जो है ये मैं थोड़ी सी अलग रखता हूं, इसके पीछे रीजन है। ये बुक जो है ये बल्कि टाइप की देखने को मिलेगी, लेकिन इस बुक को लाना इसलिए जरूरत है क्योंकि इन बुक्स में जो मैं ऊपर बता रहा हूं, इन बुक्स के अंदर आपको इंडिया का पॉलिटिकल फॉर्म तो दिखता है, इकोनॉमिकल फॉर्म भी दिखता है, सोशल फॉर्म भी दिखता है, लेकिन एक चीज प्रॉब्लम है। बीएल ग्रोवर की जो बुक आई है दैट इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इसमें जैसे हमें कुछ कमीशंस आए, कमिटीज आई, जैसे फेमिन कमेटी हो गई, एजुकेशन कमेटी हो गई, कमीशंस हो गए, उन कमीशंस के बारे में बहुत अच्छे से लिखा है। सो इस बुक के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो प्लीज सिर्फ कमिटीज और कमीशन के ऊपर बहुत अच्छा लिखा है। सो आई विल सजेस्ट यू कि इस बुक को भी आप ले सकते हैं, लेकिन अब पहले दिन ही नहीं लाना है, लेकिन पहले कुछ टाइम के लिए आपने ये पहले ओल्ड एनसीईआरटी तो लानी है, इन बुक को पढ़ना शुरू करें, लास्ट फाइनल में बीएल ग्रोवर को आप कंप्लीट कर सकते हैं। आगे अगर हम देखें तो हमारे लिए आगे जो बुक्स आती हैं दैट इज वर्ल्ड हिस्ट्री। अब वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अर्जुन देव की बुक ही यूज होती है, आप सबको पता होगा। अर्जुन देव एंड इंदिरा देव, एनसीईआरटी 9th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी आपको यूज करनी पड़ेगी। अब ये मैं बहुत बार भी बोल चुका हूं कि क्लास 9th 10th 12th, इसमें 11th नहीं आती है, 12th एनसीईआरटी, 12th की जो है वो तीन थीम आती है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी बेटा वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। और इसमें एक बुक आती है रंजन चक्रवर्ती की हिस्ट्री ऑफ ए मॉडर्न इंडिया, तो या फिर बच्चा को जाए एक ही यूज कीजिएगा, या इस बुक को भी आप ले सकते हैं, ये भी बेस्ट है। अगर इसमें से ये नहीं ले रहे हैं तो रेलेफ एंड बर्न्स वर्ल्ड सिविलाइजेशन वॉल्यूम C बोलते हैं इसको, ये भी बहुत अच्छी बुक है वर्ल्ड हिस्ट्री के तौर पे। तो इससे फायदा आपको ये हो जाएगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि यूरोप के अंदर बेसिकली क्या हो रहा था, और यूपीएससी के तौर पे अगर मैं देखूं तो वर्ल्ड हिस्ट्री को वो मोल्ड करके बहुत पूछते हैं, रिलेट करके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ जो है डाल के पूछते हैं। उसके बाद आपके पास आई थिंक वी हैव मिस्ड दिस पार्ट ऑफ द मिडाइवल हिस्ट्री। मिडाइवल हिस्ट्री, या हियर इज द मिडाइवल हिस्ट्री फॉर यू। मिडाइवल हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी सतीश चंद्रा की यूज करनी है आपको। सतीश चंद्रा की बुक आती है, 2 वॉल्यूम में बुक आती है, लेकिन इसमें क्या क्या पढ़ना है जरा मैं बता देता हूं। इसमें आपको पढ़ना है, एक तो इकोनॉमी के बारे में बताती है, जैसे दिल्ली सल्तनत में इकोनॉमी क्या थी, एग्रीकल्चर किस तरीके से था, ये बुक इस चीज के लिए पढ़नी है। इसमें दिल्ली सल्तनत को बहुत अच्छे से बताया गया है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से बनाया गया है। सो आई विल सजेस्ट यू आप इसमें से इतना ही पढ़ेंगे, सजेशन दे रहा हूं, ठीक है।
एक बुक आती है जीएल मेहता की, द एडवांस हिस्ट्री ऑफ द मिडाइवल हिस्ट्री वॉल्यूम 3। इसमें आपको इसमें ये चीजें पढ़नी है, तो इसमें ये पढ़ना है सोसाइटी एंड कल्चर, रिलीजन, और इग्नू का एमए का मटेरियल सिलेक्टिव टॉपिक्स के लिए, बस सिलेक्टिव टॉपिक्स। वो भी आपको मैंने बता दिया कि आप टेलीग्राम पे कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीजें आपको चाहिए। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस ऑल द कंटेंट, whether you are going to use or not, it's all up to you. And thank you so much for being with the UPSC History Guru. I request everybody, जो मैंने books बताई, that maybe it vary because every teachers जो है, मैं जो यूज बुक करता हूँ मैंने वो बता दी, and I'm teaching from since last 7 years, so I feel that these books are very good, not just because कि मैंने मार्केट से जाके खरीद ली, इवन मैंने उनको पढ़ा है। और दूसरी बात, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं तो मुझे वो बुक्स बहुत ही कंटेंटफुल लगी। लेकिन सारी बुक्स को पढ़ने का एक ढंग होता है, सारा कंटेंट पढ़ना नहीं है, सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसीलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी ये बच्चा वीडियो देख रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट कि सारी बुक्स लानी है, इतना पढ़ना है, नहीं, इसमें सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं। लेकिन इस एग्जाम को, इस ऑप्शन को आप तभी क्लियर कर पाएंगे जब आपके पास यूपीएससी सिलेबस की पूरी नॉलेज होगी कि पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में क्या दिया गया है। मेक इट वेरी इजी, but do remember with the previous year question paper you will crack this exam and you will get a good marks in the history। अगर आप लोगों ने history as a option चुन लिया है तो as a teacher I will say one thing कि आपने बहुत ही अच्छा किया है, बहुत अच्छी suggestion थी और बहुत अच्छा step है, because it has a link with polity, it has a link with geo, it has a link with economic। So thank you so much for being with me, it was great pleasure। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में नीचे लिखे बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी आपको, और अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज जिससे आपको दिक्कत हो रही है और उसकी एक वीडियो आपके लिए बनाई जाए। बच्चों ने काफी सारी मैसेज की थी, आई थॉट कि आई शुड मेक अ वीडियो। इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है कि हम कैसे पढ़ सकते हैं, प्लीज मुझे जरूर बताइएगा और आपको यूपीएससी हिस्ट्री गुरु पूरी तरीके से वो वीडियो आप तक पहुंचा देगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जिनको दिक्कत आ रही है कि हिस्ट्री को कैसे कंप्लीट किया जाता है, या अगर आप मेरी किसी भी क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं जहां पे मैं शुरू कर रहा हूं हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस विद स्टार्टिंग विद एनसीईआरटी, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं सो दिए गए नंबर जो मैसेज मैंने बताया टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन माय क्लासेस ऑन अनअकैडमी। राइट नाउ आई एम टीचिंग देयर एज A+ एंड वेरीफाइड टीचर, यू कैन चेक देयर एज वेल। मेरी बाकी की क्लासेस भी आपको YouTube पे मिल जाएंगी। सो इफ यू वांट टू टेक माय क्लासेस व्हिच आर नाउ गोइंग ऑन फ्री एज वेल, आप जुड़े रहिए मेरे साथ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।